हेलो डियर फ्रेंड्स, राज एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं रिसर्च की तीसरी बात, जो रिसर्च अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि हमें रिसर्च अप्रोच पे शायद सवाल ना पूछे, लेकिन रिसर्च टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर हमें सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मीन्स आप नए वीडियोस को देखना चाहते हो, फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन चाहते हो, तो जल्दी से इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपका पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे। तो चलो चलते हैं, आज हम देखेंगे रिसर्च अप्रोचेस। तो देर आर टू रिसर्च अप्रोचेस एक्चुअली। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच किसे कहेंगे? दैट सच काइंड ऑफ रिसर्च विच इज कैरिड थ्रू क्वांटिफिएबल एविडेंस। क्वांटिफिएबल एविडेंस मीन्स एविडेंस तो हर रिसर्च में देना पड़ता है, लेकिन जिसमें क्वांटिटी के आधार पर जिस एविडेंस को बनाया जाता है, ऐसे रिसर्च को हम कहेंगे, ऐसे अप्रोच को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। देखिए, रिसर्च में हमें एविडेंस देना पड़ता है, तभी वो सब्सटेंशिएशन होता है किसी भी चीज का। नो, विदाउट एविडेंस वी कैनॉट टॉक इन द रिसर्च। इवन इफ यू सी कि जैसे हम कोर्ट में जब कोई वकालत कर रहा है, लॉयर, तो लॉयर को जो भी बात वो कर रहा है, इस बात का क्या देना पड़ता है? कुछ एविडेंस देना पड़ता है, तभी लॉयर की बात को सब्सटेंशिएटिव ऐसा माना जाता है। सब्सटेंशिएशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो एविडेंस के आधार पर होता है। और बिना एविडेंस के अगर आप बात कर रहे हो तो आपकी बात सही नहीं मानी जाएगी। तो रिसर्च में जब क्वांटिफिएबल एविडेंस दिया जाता है, ऐसे रिसर्च को या अप्रोच को हम क्वांटिटेटिव अप्रोच ऐसा कहते हैं। एंड इट इज ऑफन रिलाइड ऑन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस फॉर वैलिड जनरलाइजेशन। किस तरह का? स्टेटिस्टिकल एनालिसिस फॉर वैलिड जनरलाइजेशन। हम सबसे आखिरी में क्या करते हैं? जनरलाइजेशन करते हैं। जो भी मैंने पूरा रिसर्च किया है, इसको जनरलाइज फॉर्म में हमें लेकर जाना पड़ता है। तो वैलिड जनरलाइजेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पर देखना पड़ता है। अनदर इज द थिंग दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच। इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव अप्रोच किसे कहा जाता है। हमने देखा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्वांटिफिएबल एविडेंसेस होते हैं, करेक्ट। उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होता है, या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है इन क्वांटिटेटिव अप्रोच। और क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या होता है? दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज कैरिड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। और इसीलिए सोशल साइंस के रिसर्च, ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्च, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स के जो रिसर्च होते हैं, वो जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, जिसमें बातचीत होती है। क्या होता है इसमें? ऑब्जर्वेशंस। और इन ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं? बताते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। नो, वी कम्युनिकेट। या फिर हम एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसे समझ लो मेरा एक रिसर्च है, द कम्युनिकेशन, द इफेक्टिव यूज ऑफ कम्युनिकेशन इन फिल्म्स टू टीच एंड इंटरप्रेट नॉवेल्स। और फिर कुछ फिल्मों को मैंने ले लिया है, तो मैंने क्या कर लिया? द इफेक्टिव यूज ऑफ फिल्म्स, फिल्मों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, फिल्म कम्युनिकेशन, तो इस इफेक्टिव यूज ऑफ फिल्म कम्युनिकेशन किसके लिए? टू टीच एंड इंटरप्रेट नॉवेल्स एंड ड्रामाज एंड शॉर्ट स्टोरीज। अब ऐसा क्यों लिया है? यही टॉपिक क्यों लिया है? इसमें प्रॉब्लम भी कैसे है और इसमें सॉल्यूशन भी कैसा छुपा हुआ है, इसका एक छोटा सा वीडियो में आखिर में, इसके अंत में, रिसर्च जब हमारा खत्म हो जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, तब बताऊंगा आपको। लेकिन आप ध्यान दें कि अब मुझे क्या करना है? कम्युनिकेट करना है इन बातों को। ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया था, आई ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स दैट कि एक नॉवेल को टीचर क्लासरूम में पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या नॉवेल में जो डिस्क्रिप्शन दिया है
एक पेज भर कर दिया है, 2 पेजेस का डिस्क्रिप्शन है, 3 पेजेस का है, वो पूरा ना बच्चे कॉन्ज्यूर अप कर पाएंगे, अपने आँख के सामने ला पाएंगे, ना टीचर इतना सारा डिस्क्रिप्शन उनको बता सकता है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज है, कल्चरल प्रॉब्लम है। जो चीज़ें हमारे यहाँ पर दिखती है वो चीज़ें हमें फॉरेन में, यूरोप में नहीं दिखती। यूरोपियन लिटरेचर जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट होता है। इसीलिए इस टाइप के रिसर्च कैसे होते हैं, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ दिस नॉवेल एंड दैट नॉवेल, दिस ड्रामा एंड दैट ड्रामा, और द क्रिटिकल स्टडी ऑफ वन थेरी और द अदर। इस तरीके से इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। मैं आपसे कहता चलूँ कि रिसर्च अप्रोच पर नेट सेट में आपको शायद सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको ज़रूर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल रिसर्च. This is the research which is mainly concerned to the theories and broad generalizations and principles. Theories, broad generalizations and principles. कुछ तत्व होते हैं, कुछ जनरलाइजेशंस होते हैं जिसको दुनिया ने माना है, और कुछ थियरीज होती है इसमें. सो फंडामेंटल रिसर्च इज द रिसर्च विच इज मेनली कंसर्न टू द थियरीज, broad generalizations and principles. This is done through different procedures like sampling, psychological laboratory experiments, which makes it the systematic activity towards the development of scientific knowledge. इसमें कुछ थोड़ा empirical डेटा को एनालिसिस किया जाता है, जैसे सैम्पलिंग लिया जाता है, देन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इस रिसर्च एक्टिविटी को सिस्टमेटिक बनाते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि रिसर्च इज़ अ वेरी सिस्टमेटिक एक्टिविटी. In simple words, we can explain that this type of research as knowledge for knowledge sake. ये क्या है? Knowledge for knowledge sake. Knowledge for knowledge sake. ज्ञान के लिए सिर्फ ज्ञान होता है. इसका शायद प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है, नहीं हो सकता. ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा ही नहीं. हम जो भी सीखते हैं, सिखाते हैं, रिसर्च करते हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच होता ही है. चाहे हम कितना ही कह लें कि फंडामेंटल रिसर्च इज जस्ट अ रिसर्च ऑफ नॉलेज फॉर नॉलेज सेक. मीन्स आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि किस रिसर्च को नॉलेज फॉर नॉलेज सेक माना जाता है, तो आपको बताना है कि दिस इज द फंडामेंटल रिसर्च. देखो इसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल. इट इज फंडामेंटली फॉर the knowledge, to gain knowledge, to make theories, go for the broad generalizations and to establish some principles. So fundamental बड़ा मूलभूत होता है ये. It is fundamental, very primary. Another is the thing that is what we call ex post facto research. This term is used in social or business research. ये बड़ा ही चमत्कारिक है. एक्स पोस्ट फैक्टो चमत्कारिक क्यों है? क्योंकि रिसर्च में जनरली जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल्स पर ध्यान देता है. वेरिएबल्स, शायद हाँ यहाँ पर ये वर्ड है वेरिएबल. आप देख पा रहे हो वेरिएबल्स. वेरिएबल्स बोले तो रिसर्च पर, या रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उस पर, या रिसर्च में जो लोग हैं उन पर, या रिसर्च में जो चीज़ें हैं उन पर परिणाम करने वाले जो घटक होते हैं, इफेक्ट करने वाले जो घटक होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. इनका टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमें इन बातों को देखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल पूछा जाता है. सो इस रिसर्च में, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो रिसर्चर है उसका वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल. मीन्स वो वेरिएबल को बदल नहीं सकता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल नहीं सकता है, वेरिएबल्स का इम्प्रोवाइजेशन कर नहीं सकता है. उसको सिर्फ देखना है कि वॉट एवर इज वो बताता है. वॉट एवर इज जो है वो है, बस इतना ही. वो अपना कुछ ऐड नहीं करता है. ही ओनली इट हैज़ टू एक्सप्लेन वॉट हैज़ हैपन्ड एंड वॉट इज हैपनिंग. क्या हुआ है और क्या हो रहा है,
बस इतना ही वो बताते हैं। वो अपनी कोई खास वेरिएबल को यूज़ करके एक स्पेशल राय नहीं देते। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, कि हमारे समाज में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, या फिर किसी कंपनी में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसकी बारीकी से जो खोजबीन की जाती है, दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड द एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और फिर हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च। देखो इसका नाम क्या है, अप्लाइड रिसर्च are those researches which utilizes the set principles laid by the fundamental research। फंडामेंटल रिसर्च में जिन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, बताया गया है, थेरीज को जन्म दिया गया है, और जो ब्रॉड लेवल पर जो जनरलाइजेशंस किए गए हैं, उनका एप्लीकेशन होता है अप्लाइड रिसर्च में। और इसका एम ही होता है कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम है फेस्ड बाय सोसाइटी और समथिंग एल्स, सो उसके लिए इस रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल थियरीज, फंडामेंटल ब्रॉड जनरलाइजेशंस। मैं डेलिबरेटली हर इस बात की प्रिंसिपल, थेरीज एंड जनरलाइजेशन के पहले फंडामेंटल यूज कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बात छपी रहे कि फंडामेंटल रिसर्च इज जस्ट फॉर नॉलेज सेक, लेकिन अप्लाइड रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एक्शन रिसर्च। इन इट द रिसर्चर applies theories immediately when problem occur in field studies but it does not develop any theory। ये खुद कोई theory नहीं करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को अप्लाइड रिसर्च के जैसे ही इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च में बहुत ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन इस टाइप के रिसर्च में कोई थियरी को डेवलप नहीं किया जाता है। नो डेवलपमेंट ऑफ अ थियरी। समझ रहे हो आप समझने की कोशिश करो कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ थियरी नहीं है, बस जो ऑलरेडी जो थियरी है, जो प्रिंसिपल है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना है, एक्शन में लाना है, दैट इज व्हाट। अनदर, अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। हम टाइम फैक्टर पर ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, वन टाइम रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या है, वन टाइम रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। कैसे देखेंगे हम इसको? वन टाइम रिसर्च कन्फाइंस टू अ सिंगल टाइम पीरियड। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मीन्स इट इज कैरिड ओवर मेनी टाइम पीरियड। मेनी टाइम पीरियड बोले तो जैसे अगर मेरा कोई रिसर्च है, इसको मैं 4-5 साल में ख़त्म कर देता हूँ, सो दैट रिसर्च इज कॉल्ड अ वन टाइम रिसर्च। लेकिन कोई रिसर्च ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं, मीन्स 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाते, 40 साल हो जाते, फिर भी वो रिसर्च कैरीड फॉरवर्ड होते जाते हैं। अलग अलग रिसर्चर आते हैं और उसमें अपना योगदान देते हैं। ऐसे कुछ रिसर्च होते हैं, स्पेस साइंस के कुछ रिसर्च हैं, इनमें सालों साल अलग अलग टाइप के रिसर्चर्स आते हैं और इसको बहुत देर तक, लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स दिस आर कैरिड ओवर मेनी टाइम पीरियड। ये वन टाइम, एक पीरियड में नहीं किया जाता है। हमने देखा था कि रिसर्च की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक प्लानिंग के, टाइम के प्लानिंग के तौर पर होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है हमारी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी एक खास वक्त के लिए दी जाती है, जैसे 2 साल हो जाता है, या फिर 4 साल या 6 साल या 7 साल, दैट्स इट। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च ये बहुत सालों तक चलते चले जाते हैं, जिसमें कभी कभी तो जो मूल रिसर्चर है, मेन रिसर्चर है, उनकी मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी वो रिसर्च चलते चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू टाइम रिसर्च का कुछ। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, इसमें होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड स्टडीज। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट
जो एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द लेबोरेटरी रिसर्च। देन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअल फील्ड पर जाकर जो रिसर्च किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द फील्ड रिसर्च एंड फील्ड स्टडीज एज सच। इसका नाम ही क्या बताता है हमको लेबोरेटरी रिसर्च का? इज डन इन लेबोरेटरी। It often isolates the research situation from the life around laboratory by eliminating many extraneous variables that may affect the dependent variables. Extraneous बोले तो बाहर से कोई वेरिएबल इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, ये बस लेबोरेटरी में चलते चले जाते हैं। और ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है, बाहर से आने वाले जो वेरिएबल्स है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। सो दैट इज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट है, दे आर टोटली अपोजिट टू लेबोरेटरी, इसको एक्चुअल फील्ड पर जाना पड़ता है। इट इज टोटली अपोजिट टू द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। और फिर नेक्स्ट है फील्ड स्टडीज, जो हमने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च देखा था। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम देखते हैं कि ये फील्ड का स्टडी होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टडी जिसमें रिसर्चर के हाथ में बिल्कुल ये बात नहीं होती कि वो किन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है, सॉरी चेंज कर सकता है, उसमें ऐड कर सकता है या इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है। उनको सिर्फ इतना बताना होता है व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट इज़ हैपनिंग। ये हमने अभी देखा था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि रिसर्च के कुछ अंग है, रिसर्च अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इसकी पीडीएफ फाइल फौरन इस वीडियो के बाद आपको दी गई है। आप इसको पढ़िए, समझिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए और पेपर 1 आपके लिए एकदम मज़ेदार बात होगी। आप खुशी खुशी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।